हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका अगला पार्ट लेके आया हूँ, सेकेंड पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी गेन की थी और आज उसमें एक और भी प्रोसेस थी, मैंने बताया था एमिनोसेंटेसिस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो 4.2 का एनसीईआरटी का होगा और ये 4.2 का टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी हिंदी में टॉपिक देखें तो जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है बहुत तेजी से और उस पर कैसे हम नियंत्रण पा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का मतलब कि जो जनसंख्या है वो जहां तक देखा जाए तो एनसीईआरटी ने जो डिनोट किया, आपको एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया है उसमें जो जनसंख्या है वो 1900 ईस्वी से दी गई है। ठीक है, यानी 1900 ईस्वी से पहले के हमारे पास कोई डेटा नहीं है जो बता सके कि इतनी जनसंख्या पहले थी या इतनी तेजी से बढ़ी। जहां तक है वहां तक की जो अभी तक लिखित में जो हमारे पास प्रमाण है, चाहे वो किसी भी बुक में हो, वो 1900 से है दुनिया में। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में क्या है, 1900 ईस्वी में हमारी जनसंख्या थी लगभग, ठीक है, कितनी थी तो 2 अरब के आसपास थी। 2 अरब के आसपास थी। अगर देखा जाए तो इसको मान लीजिए कि 2 मिलियन, कितनी थी 2 मिलियन। और ये जो है बाद में 1900 से और कितने 2000 में, यानी अगले 100 वर्षों में, 1900 ईस्वी से 2000 में अगले 100 वर्षों में ये जो वर्ल्ड की जनसंख्या है बढ़ के हो गई आपकी 6 अरब या 6 बिलियन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर आगे देखें तो अब 2011 का हमारे पास डेटा है, क्योंकि अभी जो हमारी जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है और ये 10 सालों के 10 वर्षों के बाद होती है। तो अगली जो हमारी जनगणना है वो कब होगी, 2021 में, नहीं अगली साल होगी। तो 2011 तक अगर हम देखें तो हमारी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो कितनी है, 7.2 अरब या बिलियन बोल सकते हैं इसको, 7.2 बिलियन। अब यहाँ देखिए सिर्फ 11 वर्षों में 2000 से 2011 तक इसकी वृद्धि कितनी हुई है, तो 1.2 अरब हुई है। कितनी हुई है, यानी 120 करोड़ के आसपास क्या हुई है, इसकी वृद्धि हुई है। अब हमने ये क्या देख लिया, आपको ये देख लिया पूरे विश्व की। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, तो देखा जाए भारत में हमें 1900 से नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1900 में हमारे यहाँ क्या था, अंग्रेजी शासन था और उसमें हमें अंग्रेजों ने क्या किया, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा जो हिंदुस्तान है वो 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ था, हमें सब फ्रीडम मिली थी। तो उस समय से देखते हैं तो 1947 में हमारी जो जनसंख्या नोट की गई थी एनसीईआरटी के हिसाब से वो लगभग 35 करोड़ या 350 मिलियन। ठीक है, 350 मिलियन क्या है, ये इतनी जनसंख्या जो हमारी है वो 1947 में नोट की गई थी। उसके बाद अगले 100 वर्षों में, यानी 2000 अगले 65 वर्षों में, 65 वर्ष में, अगले 100 वर्षों में, सॉरी यहाँ पे 2000 में देखते हैं कि 2000 में क्या है कि 2000 में हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 1 अरब के आसपास हो गई। कितनी हो गई, 1 अरब के आसपास हो गई। और अगर हम लोग 2011 में जाए तो 2011 में हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से वृद्धि करके कितनी हो गई, 1.2 अरब हो गई है। लगभग 20 करोड़ सिर्फ 11 वर्षों में जनसंख्या क्या हुई है, आपकी वृद्धि की है जनसंख्या ने। अब देखिए इतनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने के कौन कौन से कारण थे, ये सारी चीजें आपको इसमें नहीं बतानी है, सिर्फ इतनी चीजें आपको एनसीईआरटी में देखनी है कि इस समय कितनी थी, इस समय कितनी थी और अभी आके कितनी हुई है। वैसे अगर भारत की बात करें तो 1947 से 2000 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, या पूछ रहा है कि 2011 में बताइए भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 1947 में कितनी थी। इस टाइप से आपसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके बाद में ये देखें कि अब इसमें रीजन क्या था कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही थी। तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे मॉडर्न जो साइंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी मेडिकल साइंस जो है वो मतलब क्या हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अब इसका बढ़ने का रीजन एक मुख्य यही था कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपकी जन्म दर थी, जन्म दर जो थी आपकी, उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, और मृत्यु दर में क्या हुआ, मृत्यु दर में क्या हुआ आपका, तो मृत्यु दर आपकी क्या हुई, कम हुई। जन्म दर की बात करें तो
शिशु की जन्म दर जो थी वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी और उसकी मृत्यु दर थी बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेथड्स मेडिकल साइंस ने ऐसे बनाए थे कि उसकी मृत्यु दर को बहुत ही कम कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज्यादा होगी, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। अब यहाँ पे और चीज, मृत्यु दर में और किस में कमी आई थी? तो शिशु की मृत्यु दर में, दूसरी माता की मृत्यु दर में भी कमी आई थी कि माताओं की मृत्यु भी उसमें बहुत कम हो रही थी। इस वजह से भी क्या था? जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई। और क्या था? यहाँ पे थोड़ा शिक्षा का भी अभाव था, क्योंकि अशिक्षित लोग थे इस तरीके से, और कोई काम धंधा था नहीं करने के लिए, बस सीधे सीधे बस क्या है, जनसंख्या में वृद्धि करते जाओ। ठीक है, अब उसके बाद में देखें, ये तो आपको मैंने कारण बता दिया कि ये कारण था। अब बात आती है कि इस जो विस्फोट चल रहा है यहाँ पे जनसंख्या का, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो कंट्रोल करने का इसमें रीजन जो मेडिकल साइंस ने दिया है या एनसीईआरटी ने बताया है आपको मेडिकल साइंस के द्वारा जो है वो, कि कैसे हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें एक मेथड दिया है, बोले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग करें तो हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इस पर अब आगे जो कंटिन्यू करेंगे वीडियो, उसमें मैं आपको कंट्रासेप्टिव मेथड बताऊंगा कि कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड हैं। अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई तो आप एक लाइक तो जरूर कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड। देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, ध्यान समझ लीजिए। पहले ऐसी प्रोसेस या ऐसी विधियां जिनके द्वारा क्या होता है, जो मेल का सीमेन होता है वो फीमेल की वेजाइना तक या ओवम तक फर्टिलाइजेशन तक ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार के जो मेथड होंगे, चाहे बहुत सारे तमाम सारे मेथड हैं जो इस वाली मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके इनको अलग अलग सब अभी बताऊंगा कौन कौन से मेथड होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि जो ये मेथड होते हैं उनकी फीचर्स कैसे होने चाहिए। यानी कंट्रासेप्टिव जो मेथड है, आपके गर्भ निरोधक जो विधियां हैं, ये कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से इनके लक्षण होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि इजीली अवेलेबल होने चाहिए, अर्थात क्या मतलब कि आसानी से मार्केट में ये उपलब्ध होने चाहिए, तब इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात क्या है, कम कॉस्ट होनी चाहिए इनकी। कैसी? कम कॉस्ट में, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से परचेज कर सके। और क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मेथड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्रभावशाली मेथड, जिनके इफेक्ट जो है वो दिखने चाहिए हमें, कि इनसे हमें आने वाले में मतलब कि प्रेगनेंसी का कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। अब अगर देखें तो कैसे नहीं होने चाहिए, तो एक तरफ मैंने आपको ये बताया कि कैसे फीचर्स इनके सही हैं, क्या मतलब कैसे आपके ये कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं होने चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारी बॉडी पे किसी भी प्रकार का क्या करें, साइड इफेक्ट डालें, यानी कम से कम साइड इफेक्ट डालने वाले ये मेथड होने चाहिए। अब आपको पढ़ाता हूँ कौन कौन से मेथड हैं। देखिए मैंने आसानी के लिए 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड, यानी प्रकृति के द्वारा जो चीजें हैं जैसे चल रहा है उसमें हम कोई भी बैरियर, किसी भी केमिकल का प्रयोग ना करें। किसी भी केमिकल यानी कोई पिल भी ना ले, कोई पिल्स जो होती है बहुत सारी फीमेल पिल्स का भी प्रयोग ना करें और मेल कंडम वगैरह का प्रयोग ना करें। तो ये क्या है, प्राकृतिक मेथड है। मतलब इसमें किसी प्रकार का ना तो बैरियर यूज करा जाएगा और ना ही किसी प्रकार का केमिकल यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो मेथड है वो आपका नेचुरल मेथड कहलाएगा। इसके टाइप में अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में बैरियर मेथड है। बैरियर का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे इसमें स्पेशली जो है आपके वो कंडम का प्रयोग किया जाता है। जो आपके कंडम होते हैं उनका प्रयोग इस वाले मेथड में किया जाता है, मेल फीमेल दोनों टाइप के। तीसरा जो होता है वो केमिकल, मैंने अभी आपको बताया। केमिकल का मतलब क्या है कि बहुत सारी जो आपकी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, पिल्स होती हैं, उनका यूज फीमेल के द्वारा किया जाता है। तो वो इस मेथड के अंतर्गत आती है, इसमें पढ़ेंगे हम उसे। लास्ट आपका है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल के मेथड का मतलब क्या है कि सर्जरी के द्वारा शल्य क्रिया, यानी किसी भी ऑर्गन को कट करके, किसी भी आपकी जो अंदर जो बहुत सारी आपकी नर्व्स होती हैं उनको कट करके, यानी क्या है सर्जिकल मेथड में सर्जरी के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। किसको? प्रेगनेंसी को। अब देखते हैं सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो आप पहले समझिए नेचुरल मेथड होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल मेथड के बारे में।
मेथड में मैंने आपको अभी बताया कि नो केमिकल एंड बैरियर यूज्ड, नो केमिकल्स एंड बैरियर यूज्ड। इसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई केमिकल और बैरियर यूज नहीं होगा। दोनों मैंने बता दिया, बैरियर क्या होंगे और केमिकल क्या होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, हमें अपनी बॉडी के वर्किंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब क्या कि हमें पता होना चाहिए कि इजैकुलेशन कब होने वाला है। जब हम मतलब कि संभोग कर रहे होते हैं उस समय क्या है, हमें इजैकुलेशन का मतलब स्खलन का पता होना चाहिए कि वो कब होने वाला है। तो ये भी इसमें आपको जानकारी सही ढंग से होनी चाहिए। इजैकुलेशन प्रोसेस की आवश्यकता होती है तो बता दे रहा हूं आपको इजैकुलेशन क्या होता है। इजैकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। इजैकुलेशन प्रोसेस क्या होती है कि जब मतलब संभोग की स्थिति में मेल फीमेल दोनों होते हैं, उस समय जो मेल का सीमेन होता है वो फीमेल की जो ओवरी होती है उसमें जाने से पहले मेल क्या करे, उसको बॉडी से बाहर क्या करे, थ्रो कर दे, निकाल दे। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, इजैकुलेशन प्रोसेस। यानी मेल का जो सीमेन है वो मेल की बॉडी से बाहर निकलना, फीमेल में जाना, वो इजैकुलेशन कहलाता है। और इजैकुलेशन को कहां करना है, तो ये बॉडी के बाहर करना है, आउट ऑफ बॉडी। यानी फीमेल के अंदर इजैकुलेशन अगर हो रहा है तो फिर क्या है, फिर इस वाले मेथड का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये जो मेथड होता है वो रिस्की होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। रिस्की ज्यादा है, इसका यूज भी कम किया जा रहा है आजकल, ठीक है। अब इसके हम टाइप देख लेते हैं। तो इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है, देख लीजिए इसके कौन कौन से 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप इसका है आपका विथड्रॉवल मेथड, समझिए, विथड्रॉवल मेथड। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है इंटरप्टस मेथड। अभी इंटरप्टर मेथड क्या होता है कि समझिए, इसमें होता क्या है, इस वाले मेथड में देखिए, इसमें जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो इजैकुलेशन होता है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। जैसे मान लीजिए ये वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है और यहीं पे आपकी ओवरी है। और वेजाइना में क्या होता है, मेल का क्या जो पेनिस होता है वो उसमें एंटर होता है। और जैसे ही ये मतलब कि इजैकुलेशन की प्रोसेस होने वाली है तो इस पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल के और यहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे उसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में सीमेन एंटर नहीं कर पाते हैं और सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं वो ओवम से फ्यूज नहीं हो पाते हैं। और फिर क्या होता है, आपका किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं होता है। तो ये वाला जो मेथड होता है आपका वो क्या कहलाता है, आपका इजैकुलेशन मेथड। दूसरा जो इसका मेथड होता है वो देख लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटेंस। ये क्या होता है इसे भी समझिए, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आवधिक संयम। आवधिक संयम, ध्यान से समझिए इसको। देखिए आवधिक संयम का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। इसको हटाइए पहले, देखिए फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, जो कि आपको पता है 28 से 29 डेज के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। 28 से 29 डेज में क्या होती है, प्रॉब्लम रिपीट होती है, ठीक है। और ये जो है आपके लगभग 4 से 5 डेज तक चलने वाली प्रोसेस, मंथली प्रोसेस है और 4 से 5 दिनों तक चलती है। मतलब कि 4 से 5 का मतलब यहाँ पे है कि 1 से 4 दिन तक भी चल सकती है और 1 से 5 दिन तक चल सकती है। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस टाइम पीरियड में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये मतलब कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है, 1 से 4 दिन तक या 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, सेक्स नहीं हो सकता। उसके बाद में क्या है, अब हम देखें तो यहाँ पे यानी 5 से और 9 दिन ये यहाँ पे सेफ होते हैं आपके लिए, सेफ।
यहाँ पे आप संभोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी का कोई भी डाउट यहाँ बिल्कुल नहीं है, कोई भी मतलब कि 99% आप सेफ है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे संयम की बात कर रहे हैं तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये जो डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर इस दिन आप संभोग करते हैं तो लगभग 99% चांस है आपके पॉजिटिव केस होने के। किसके? पॉजिटिव केस होने के चांस है। वैसे देखा जाए तो यहां से यहां तक की प्रोसेस ज्यादा, ये रिस्की ज्यादा होती है 11 से 16 तक, लेकिन ये थोड़ा आप लेके चलेंगे इसको तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो 10 से मतलब कि 10वें दिन से और 17वें दिन तक क्या है आपके लिए रिस्क ज्यादा है। आप यहाँ पे संयम बना के रखेंगे, ये तो है अवधि का मतलब एक निश्चित अवधि के लिए आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, उस समय आपको संभोग क्रिया नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अब क्या रह गया, अब यहाँ पे 18 से 29 डेज रह गया, ये भी आपके लिए क्या है सेफ है बिल्कुल। यहाँ पे भी प्रेगनेंसी का जो होता है वो मतलब कि रिस्क जो होता है वो कम होता है, यहाँ पे आप सेफ रहते हो। सेफ कंडीशन कौन सी है, एक तो 5 से 9 और 18 से 29 यानी 29 डेज या लास्ट डेट। उसके बाद में फिर से मैंने क्या बताया, जैसे फर्स्ट डे आएगा तुरंत क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फिर से 5 दिनों तक चलेगा। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे कि 5 से कोई 9 दिन तक आप सेफ हैं यहाँ पे। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो डे है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये जो दिन है आपके, इन दिनों आपको क्या बना के रखना है, संयम बना के रखना है, ताकि प्रेगनेंसी को मतलब कि प्रेगनेंसी ना हो सके। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसका तीसरा और लास्ट मेथड देखिए आप, तीसरा और लास्ट मेथड, ये प्राकृतिक मेथड ही आपके चल रहे हैं अभी, नेचुरल मेथड है आपके। देखिए इसे देखिए, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसकी हिंदी जो होती है एनसीईआरटी में वो स्तनपान आतल, स्तनपान क्या है आतल, अनातल सॉरी, स्तनपान अनातल। देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया, ध्यान समझिए ये होता क्या है। देखिए जैसे ही क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, मतलब 9 मंथ या 280 डेज के बाद क्या होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म से मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ आज, और आज से 6 मंथ तक क्या होता है, ये आपका कहलाता है स्तनपान अनातर्म टाइम, यानी जो लैक्टेशनल एमेनोरिया कहलाता है। अर्थात इस समय क्या होता है, प्रेगनेंसी का खतरा जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब होता नहीं है। ये सेफ टाइम है, इस समय प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होता। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो स्तनपान का मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, वो क्या कहलाता है, प्रोलैक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोलैक्टिन। ये आप ध्यान से नोट करके चलिए इसको, प्रोलैक्टिन कहलाता है। और ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करता है, ये 2 हार्मोन को बनने नहीं देता है, बिल्कुल कम बनने देता है, जो प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करती है, जिनका नाम क्या है LH और FSH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब इनका लेवल कम हो जाता है उधर ओवरी के अंदर क्या होता है, आपका ओवम कम बनते हैं, या मतलब ऐसे बनते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। और जब विकसित बनेंगे ही नहीं ओवम तो क्या होगा, वो स्पर्म से बाइंड नहीं होंगे, और बाइंड भी हो जाएंगे तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज हो सके, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इसलिए इसको बोला गया है स्तनपान अनातर्म, यानी इस समय
मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती, आपको बता दें इस समय ये जो मासिक धर्म की क्रिया होती है फीमेल के अंदर ये नहीं होती है। इसमें इस टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ओवम नहीं बन रहे हैं। जब ओवम बनेंगे नहीं तो फिर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन 1 से 6 मंथ तक के ये टाइम पीरियड इसका होता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में क्या होता है, कोई दंपति माता पिता ऐसे होते हैं जिनके बच्चों में गैप कम होता है, अर्थात 1 साल के बाद बच्चे जाते हैं, तो वो यहाँ होता है, उनके लिए क्या होता है, यहाँ खतरा होता है, उनके भगवान का टाइम वही होता है ना, ये सही नहीं है और ये प्रेगनेंसी की कंडीशन हो जाती है। कहने का मतलब उनका जो प्रोलैक्टिन मैंने आपको बताया ये वीक पड़ जाता है। तो जैसे इसका लेवल इस समय तो हाई होता है, ठीक है, लेकिन जब इसका लेवल डाउन हो जाता है तभी इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, LH और इसका FSH का। और इनका जब दोनों का लेवल हाई हो जाएगा तो क्या होगा, इधर फिर ओवम बनना स्टार्ट कर देंगे ओवरी के अंदर। ओवम बनेंगे तो रिलीज भी होंगे, रिलीज होंगे तो क्या होगा, फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जिन माँ बाप के बच्चे 1 साल के गैप से होते हैं वो इस वाली चीज का शिकार होते हैं, किसका, लैक्टिनेशनल एमेनोरिया का। तो ये हमारा नेचुरल मेथड था। वीडियो लंबा हो रहा है तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नेचुरल मेथड पढ़ा रहा हूँ। अगले जो 3 मेथड हैं कंट्रासेप्टिव के वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।